What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोगों ने एक छोटे सा बच्चा जब वो लगभग 1 साल के करीब का हो जाता है, आप लोगों ने उसको देखा है कि जब वो उठकर चलने की कोशिश करता है, बार बार गिरता है, फिर से कोशिश करता है, फिर से गिरता है, उसके घुटनों में भी कई बार चोट लगती है, पर लेकिन वो जो है उस चीज को एंजॉय कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ नया डिफरेंट दिख रहा होता है। अब वो अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, वो दौड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अब तक तो घुटनों पर चल रहा था, अब दौड़ने की कोशिश करता है, पर लेकिन बार बार गिरता है। तो आप लोग एक छोटे से बच्चे से भी ये चीज सीख सकते हैं यार, कभी भी लाइफ में डरना नहीं चाहिए। आप लोगों को जब भी लगे कि हाँ यार जिंदगी रुक रही है, चल नहीं रही है जिस तरीके से चलनी चाहिए, तो फिर से आप लोग उसको शुरू कर सकते हैं। इससे अच्छा कि आप लोग बैठकर बाद में पछतावा करें कि यार ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। टाइम है ना आप लोगों के पास में, तो आप लोग उसको ढंग से यूटिलाइज क्यों नहीं करते हैं? देखिए, हर एक दिन आप लोगों के सामने जब आता है मॉर्निंग में, तो हर एक इंसान के लिए, चाहे किसी की लाइफ अच्छी चल रही हो, चाहे किसी की लाइफ बुरी चल रही हो, 24 घंटे लेकर आता है पूरे। अब वो 24 घंटे, अब आप लोग या तो पहले दिन अच्छा नहीं गया उसको देखकर रोते रहो, या फिर आज के 24 घंटे आप लोग के सामने यार आज के ढंग से 24 घंटे जीते हैं। बाकी क्या आगे हो रहा है और क्या आगे होने वाला है, वो क्या पीछे हो गया, उसको छोड़े, साइड में फेंको उठाकर। अब ये देखना है कि अब आज से ही अपने दिन को ढंग से यूटिलाइज करना है। अगर ये टेंडेंसी आप लोगों ने एक बार डेवलप कर ली, तो आप लोग ये सोचेगा कि हर एक दिन आप लोगों को एक मोटिवेशन देगा, हर एक दिन आप लोगों को एक नई एनर्जी देगी। पीछे जो भी जिंदगी में हुआ है वो सारी चीजें छोड़कर साइड में आप लोग आज के दिन पर फोकस करेंगे कि बस आज के दिन मुझे अपना 100% देना है। तो उस टाइम पर आप लोग के अंदर का डर खत्म हो जाएगा, आप लोग के अंदर की हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। आप लोग अपने काम को ढंग से, अपने इफिशिएंसी, अपनी फुल इफिशिएंसी के साथ में कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसलिए कभी भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की चीजें जिस तरीके से चलनी चाहिए उस तरीके से नहीं चल रही है, तो यार फिर से स्टार्ट करने से मत डरिए। आंसर राइटिंग करनी अब तक नहीं की तो क्या हो गया यार, कौन अपने माँ के पेट से सीख के आ रहा है? तो आप भी स्टार्ट कर दो यहीं से लिखना आज से। ठीक है, रनिंग नहीं की, सुबह कौन उठ जाता है, एक्सरसाइज नहीं की जाती है, सर ये काम मेरे से होता ही नहीं है। ये सारी जो चीजें हैं आप लोग अपने आप को बता रहे हो, मुझे नहीं बता रहे हो। जो आप लोग मेल लिखते हो ना कि हाँ सर ये दिक्कत आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें आप लोग खुद ही एक्सेप्ट करके बैठे हो कि हाँ यार मेरे से काम होने का ही नहीं है, डर लग रहा है, जिंदगी खत्म करने का मन कर रहा है। ये आप लोग अपने आप को एक ऐसे नेगेटिव इन्वायरमेंट में डालते जा रहे हैं कि आप लोग आसपास में जो अच्छी चीजें उसको देख ही नहीं रहे, कंप्लीटली ब्लाइंड कर दे रहे हैं अपने आप को। तो इसलिए छोटी छोटी जो भी चीजें हैं ना, उसको भी खुशी मनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आज आप लोगों ने एक चैप्टर खत्म कर लिया, अगर आप लोगों ने आज एक आर्टिकल ही क्यों ना पढ़ लिया हो, उसको भी आप लोग एंजॉय कीजिए। इससे आप लोगों के अंदर मोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर से अपने टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। तो जिंदगी में ना यार कोई भी टाइम लेट नहीं होता है, जब आप लोग चाहें तब जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। ये मेरा मानना है, बाकी आप लोगों का मानना क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप लोग इसके बारे में जो भी सोचते हैं। ठीक है, आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, यह है लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी जाकर देखिएगा कहां पर ये लोकेटेड है, ये आप लोगों को आंसर देना है। बोला जा रहा है कि यूएसए और कनाडा के पास में, इसी के साथ में मैक्सिको और यूएसए, कनाडा और ग्रीनलैंड, या यूएसए और रसिया। तो कहां पर है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आप लोगों को मैप में भी दिखाऊंगा। ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, और वीडियो के एंड में आंसर भी आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन से ये आंसर देता है, और फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। काफी प्यारे, काफी शानदार, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को आज के डिस्कशन में मिलने वाली है। पहले ओवरव्यू लेते हैं क्या क्या हम लोगों को डिस्कस करना है। पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे, इसके बाद में न्यूज़पेपर का एक ओवरव्यू लेंगे। न्यूज़पेपर के ओवरव्यू में भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं आज, जो कि पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी। जैसे कि अगर एक न्यूज़ के बारे में आप लोगों से बात करूं, यहाँ पर ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारी कंट्री में एक एनालिसिस किया गया है जिसमें ये बताया गया कि हमारी कंट्री में अगर आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या कमियां और क्या क्या खामियां हैं, उनको पहले इंप्रूव कीजिए, तब आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन को स्टार्ट कीजिए। यानी कि एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि एक बच्चा है जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, और उसको बोला जाए कि आप लोग को इंग्लिश में स्पीच देनी है, यार पहले उसको समझने के लिए तो तैयार करो, क्योंकि इंसान कई सारे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश समझ लेते हैं पर लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो पहले उसको समझने के लेवल पर तो तैयार करो। तो बिल्कुल ऐसे ही है, पहले एजुकेशन सिस्टम में आप लोग एक पैटर्न तो लेकर आओ कि हाँ इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को लेकर चलें, उसके लिए ढांचा तो लगाओ। रेल की पटरी बिछाई नहीं है, उस पर रेल चलानी है, सड़क पे चलाओगे क्या? तो वही बातें यहां पर बताई गई है। अभी ये बोला गया कि लास्ट एकेडमिक ईयर को अगर आप लोग देखिए हमारी कंट्री में ओनली 22% स्कूल ऐसे हैं जिनके पास में इंटरनेट है, यानी कि स्कूल के अंदर इंटरनेट ही नहीं है, तो कहां से आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन को स्टार्ट कर पाओगे? बोला गया लेस देन 30% गवर्नमेंट स्कूल जो है उनके पास में कंप्यूटर है, यानी कि 22% जो स्कूल है टोटल मिलाए अगर अपने देश के अंदर, तो उनके पास में इंटरनेट है। और अगर 30% के बारे में बात करें हमारी कंट्री में जो स्कूल है उनके पास में कंप्यूटर है, यानी कि कंप्यूटर ही नहीं है, तो कैसे करोगे फिर ये? ठीक है, तो यानी कि ऐसे कैसे चलेगा भैया? तो ये बातें आप लोगों को देखनी पड़ेगी।
तो ये जरूरी है, अगर एजुकेशन सिस्टम में आप लोगों को इंप्रूवमेंट करना है तो पहले बेसिक ढांचा अवेलेबल होना चाहिए। इसी के साथ में यहां पर ये बोला गया कि अगर और बात की जाए यहां पर इंटरनेट फैसिलिटी के बारे में, तो यहां पर कई सारे स्कूल में तो और भी कम देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये जो हाइब्रिड लर्निंग के बारे में आप लोगों ने बात की थी, हाइब्रिड लर्निंग का क्या मतलब है, इन्होंने बोला था दो चीजें जो कि आप लोगों को पता भी होनी चाहिए, कि कुछ सिलेबस तो हम लोग क्या करेंगे ऑनलाइन खत्म कर लेंगे, ठीक है, और कुछ सिलेबस हम लोग क्या करेंगे ऑफलाइन खत्म कर लेंगे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में हम लोग सिलेबस जो कंप्लीट करने वाले हैं तो उसके चलते कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। पर लेकिन जिस स्कूल के अंदर ना कंप्यूटर है ना इंटरनेट है, कहां से आप लोग वहां पर ऑनलाइन को सिलेबस को खत्म कर लेंगे, कंप्लीटली क्लास आप लोगों को ऑफलाइन चलानी पड़ेगी। तो पेंडेमिक जो है अभी फिलहाल जो कोविड-19 जो चल रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि ये चीजें आप लोग सुधार सकते हैं। एक लौता राज्य केरला ऐसा है हमारी कंट्री में जहां पर फैसिलिटी 90% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि ये एक लौता राज्य है जहां पर चीजें अच्छी हैं, क्योंकि इसलिए आप लोगों ने सुना भी होगा केरला में एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। और ये सारा डेटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, याद रखिएगा यहां पर ये जो बातें बोली गई है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इसके द्वारा ये सारी बातें बताई गई है। और लगभग 15 लाख जो स्कूल है अक्रॉस द कंट्री, उसके ऊपर इनके द्वारा एनालिसिस किया गया है जब ये डेटा प्रस्तुत किया गया है। तो अगर आप लोगों को कुछ लिखने के लिए आता है कि कैसे हम लोग चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप लोग यहां पर इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली गई कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री में क्या किया गया था, जो हमारी कंट्री में जो दवाइयां प्रोवाइड कराई जा रही है लोगों को, जैसे आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री में नॉर्मली जैसे जो दवाइयां प्रोवाइड कराई जा रही थी, तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, खासकर अगर बात करें यूरोपियन कंट्री के द्वारा। यानी कि ये मान रहे थे कि हमारी कंट्री में अगर कोई दवाई लेकर, मान लीजिए आपने एजुकेशन लेने यूरोपियन यूनियन के अंदर जाकर दवाई ले लिया आप लोगों ने, पर लेकिन वो उसको अलाउ नहीं कर रहे थे, अपनी कंट्री में जाने के लिए ग्रीन पास नहीं दे रहे थे। तो हमारी कंट्री ने बोला ठीक है, अगर तुम ग्रीन पास नहीं दे रहे हो तो हम भी अलाउ नहीं करेंगे तुम्हारी कंट्री से किसी भी अगर पर्टिकुलर पर्सन को जिसने वैक्सीन ले रखी है ग्रीन पास देने के लिए। तो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्री है तुरंत 9 कंट्री ने तुरंत क्लियर कर दिया। यूरोपियन यूनियन एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंडर टोटल मिलाकर 28 कंट्री हुआ करती थी, पर लेकिन ब्रिटेन बाहर निकल गया ब्रेक्जिट होने की वजह से। ब्रेक्जिट मतलब ब्रिटेन का एग्जिट यूरोपियन यूनियन से, तो 27 कंट्री रह गई हैं। अब ये 27 कंट्री में से जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी, स्लोवेनिया हो गया, ग्रीस हो गया, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन, ये इस्टोनिया, ये कंट्री, स्विट्जरलैंड, ये ऑलरेडी आप लोगों को देखने को मिलेगा अलाउ कर दिया गया है जो ग्रीन पास है। इंपॉर्टेंट बात याद रखेगा, स्विट्जरलैंड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्री, आप लोगों ने सुना भी होगा नॉर्मली यहां पर ये, लेकिन यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने वाली कंट्री है। तो इसके बारे में याद रखेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो आप लोगों की नैनो मैगजीन आती है उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि स्विट्जरलैंड में अगर आप लोगों को घूमने जाना है तो स्विट्जरलैंड काफी महंगा पड़ेगा। जितना पैसा आप लोग लेकर जा रहे हैं उसका 80 गुना पैसा लेकर जाएंगे, तब आप लोग वहां पर चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि 80 रुपए अगर आप लोग लगाएंगे तब जाकर इनकी एक स्विस फ्रैंक, यानी कि इनकी एक करेंसी जो इनका 1 रुपया आप लोग बोल सकते हो, उसके इक्विवेलेंट यहां पर होती है। तो सबसे अगर आप लोग घूमने जाना है तो जापान जैसी कंट्री में आप लोग जा सकते हैं, शानदार तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोग कुछ बातें बताई थी। तो अभी फिलहाल आने वाले टाइम में और भी कई सारी दवाइयां हमारी कंट्री में जैसे कि अभी अप्रूवल देने वाले हैं। तो ये बोला गया है यहाँ पर WHO के द्वारा भी कि जो भी दवाई के लिए रिकॉग्नाइज किया जा चुका है ऑलरेडी WHO के द्वारा, कम से कम उनको तो अप्रूव करिए। ये यूएन के द्वारा बोला गया, ठीक है, सॉरी WHO के द्वारा नहीं, यूएन के द्वारा ये बोला गया कि जो दवाई WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव कर दी गई है, उनको क्यों रोक रहे हो यार, उनको तो अलाउ करो, वो तो आप लोगों को नहीं रोकनी चाहिए कम से कम। तो ये यहां पर इनके द्वारा ये बात बोली गई है। सही बात है, जब ऑलरेडी WHO उस बात को बोल चुका है तो फिर आप लोग उसको क्यों रोक रहे हो, तो ये थोड़ी गलत बात हो जाती है यहां पर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर बोला गया कि जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, सॉरी जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा शी जिनपिंग के द्वारा बोला गया कि अगर आगे हमारी कंट्री के बारे में कोई उल्टी सीधी बातें करेगा तो हम लोग उसको अलाउ नहीं करेंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे ना, कुछ भी बोलते रहते थे, चाइनीज वायरस बोल दिया, चाइना तो एक ऐसी कंट्री है अपनी करेंसी को डिवेल्यूट करके रहती है, चाइना तो यहाँ पर अपना दादागिरी दिखाती रहती है, कुछ भी बोलता था। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे। अभी यहाँ पर जो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1929 से लेके अभी 2021 में हम लोग खड़े हुए हैं, तो 100 साल इनके द्वारा सेलिब्रेट किए गए अपने अभी। तो ये जो 100 साल सेलिब्रेट किए गए इनके द्वारा बोला गया है, जो थीम इसकी रखी गई यहाँ पर, इनके द्वारा बोला गया यहाँ पर नेशनल रिजुवनेशन, ठीक है। तो एक तरीके से रिजुवनाइट कर रहे हैं अपने जो देश को, फिर से एक इकट्ठा कर रहे हैं और अच्छे लेवल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब यह कि पड़ोसी की और ज्यादा जमीन छीनने वाली है आने वाले टाइम में। रिजुवनेट का मतलब है कि तुम्हारी जमीन छीनकर हम लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। चलिए जो भी है,
ये पर्सनली मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा यहाँ पर। ये एक एथिकल भी एक बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक न्यूज है यहाँ पर एक तरीके से। जैसे आप लोगों ने गली में जो कुत्ते देखे होंगे, ठीक है, तो नॉर्मली वो घूमते रहते हैं, उनको कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता है, जैसे तैसे कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़ होता है, तो उनको अगर कोई देख रेख भी करता था तो उसको भी ढंग से सपोर्ट नहीं किया जाता था। तो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर काफी अच्छा डिसीजन यहाँ पर लिया गया है कि जो भी गली के जो कुत्ते होते हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनका भी राइट है कि उनको कम से कम खाना और पानी मिले। तो यानी कि गली के जो कुत्ते हैं वो भी अब आप लोगों को बोलेंगे साडा हक इत्थे रख, ठीक है, यानी कि पानी और खाना चाहिए भाई साहब हमको। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई यहाँ पर, ये दी गई किसको, ये रेजिडेंट जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसको ये बोला गया है कि गार्ड करिए गए पेरेंटिंग की तरीके से कुत्तों के। आप लोग माँ बाप हैं, आप लोगों को कुत्तों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात बोली गई है। कुत्ता एक इतना ईमानदार यार जीव है कि धरती पर कोई हो नहीं सकता, पर लेकिन फिर भी आज के में देखिए कई जगह यहाँ पर ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा ना कि एक यूट्यूबर भी था, वो कुत्ते को बांधकर उड़ा रहा था, तो उसके चलते पुलिस ने उसको पकड़ा भी था। तो ऐसी ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है। एक आप लोगों ने साउथ इंडिया में एक मैंने कई बार डिस्कस भी किया, उसको क्या किया, एक कुत्ते के पिल्ले को 6वीं 7वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। उससे पूछा गया बदतमीज इंसान ये क्यों कर रहे थे, तो उसने बोला कि देख रहा था कि ये नीचे गिरने से मरेगा क्या। मैंने कहा ये देखो, अरे खुद कूद के देख लो ना, एक बार पता चल जाएगा तुमको अगर क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ऐसी ऐसी भी गंदी हरकतें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजों को रोकने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है यहाँ पर, इनको प्रोटेक्शन कहां से मिलती है। तो यहाँ पर स्टे डॉग्स ये प्रोटेक्ट जो किए जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, ये 1960 का है, जिसके तहत यहाँ पर इसको प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसका सेक्शन 38 एक्ट का जो है पर्टिकुलरली ये एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल के बारे में बात करता है 2001 का। तो यानी कि कोई भी अत्याचार जो है वो कुत्तों के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है कि जो डॉग लवर है, यानी कि जो कुत्तों से प्यार करने वाले हैं, यहाँ पर अब उनको हरास नहीं किया जाएगा। अगर उनको खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो ये एक अच्छा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा है यार, एक तरीके से सबसे बेस्ट फ्रेंड आप लोग एक इंसान को बोल सकते हैं। कुत्ता एक सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है, वो अपने मालिक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इवन ऐसे भी कुत्ते देखने को मिलते हैं अपनी जान तक दे देते हैं मालिक के लिए। तो यार इस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से एनिमल के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, वहां पर आप लोग बात करिए। तो क्रुएल्टी के बारे में क्वेश्चन बने तो याद रख सकते हैं। जैसे अभी ड्रोन का थ्रेट हमारी कंट्री में देखने को मिला जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, तो तब से आर्मी जो है वो सतर्क हो गई है। उसके द्वारा बोला जा रहा है कि आगे से इन चीजों पर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये ड्रोन के खतरे और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। आगे बात करें, यहां पर ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ये यहां पर एक छोटी सी न्यूज है, इसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा स्मार्ट सिटी के बारे में। तो स्मार्ट सिटी मिशन हमारी कंट्री में कैसा है, क्या क्या बातें, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह की जा रही है, बेसिकली धनसा एक मेट्रो स्टेशन है जिसके लिए अभी अंडरग्राउंड इंटीग्रेटेड पार्किंग फैसिलिटी यहां पर मिल गई है। देखिए नॉर्मली कहते हैं कि मेट्रो में आप लोगों को जाना है, मान लीजिए किसी के मोहल्ले में मेट्रो है तो समझ में आता है कि वो मेट्रो से चला जाएगा। अगर किसी के मोहल्ले में मेट्रो नहीं है, पहले उसे मेट्रो तक जाने के लिए अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कोई ऑटो लेना पड़ेगा, कोई एक तरीके से मेट्रो फीडर बस सर्विस लेनी पड़ेगी, तब जाकर पहुंचेगा। पर लेकिन अगर आप लोग इसको और अच्छे से सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप लोग अच्छी खासी पार्किंग बना दीजिए, कोई यहां तक तो अपनी गाड़ी वाड़ी में आ जाए, बाइक वाइक पे आ जाए, उसके बाद में वो आगे निकल जाए। ये मेट्रो के आसपास वाली एरिया में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। बहुत कम ऐसी जो मेट्रो स्टेशन है जहां पर आप लोगों को पार्किंग की फैसिलिटी देखने को मिलती है, ना के बराबर, जबकि इसको अच्छे से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्टार्टिंग से अगर डेवलप करके चलेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इसको भी आप लोग ऐसी चीजों को भी इंक्लूड करके चल सकते हैं कि जहां पर कोई बस स्टॉप है, कोई मेट्रो स्टेशन है, कोई भी इस तरीके का पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो वहां पर कम से कम पार्किंग की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि सड़कों पर इसकी वजह से जाम ना लगे। ये भी एक आप लोग पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में अगर लिखने के लिए आता है। बाकी काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आगे बात करें एजुकेशन के बारे में, बात की जा रही है। देखिए एजुकेशन जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट वेपन है एक सोसाइटी को इंपावर करने का, ठीक है। ये आप लोग लाइन लिखकर किसी आंसर को भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर एस्से को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बात की जाए एजुकेशन जो है हमारे संविधान में, तो 7वें शेड्यूल में जब आप लोग जाएंगे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात की जाती है, तो एजुकेशन को यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। एजुकेशन को यानी कि सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं एजुकेशन के ऊपर, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा लाई गई और स्टेट को इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया। तो अभी यहां पर जो दिल्ली के अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये आप लोग एजुकेशन के फील्ड में एक सैल्यूट इनको दे सकते हैं आप लोग, क्योंकि इनके द्वारा जिन्हें शानदार तरीके से दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया गया, तो वो काफी एक सराहनीय आप लोग बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात अब यहां पर यह कि देखिए एजुकेशन सिस्टम को अगर ढंग से लेकर चलना है तो टीचिंग अप्रोच जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। एक टीचर एजुकेशन सिस्टम का एक न्यूक्लियस बोल सकते हैं। अगर पूरा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, मान लीजिए आप लोगों ने अच्छी बिल्डिंग बना दी, कंप्यूटर लगा दिया, इंटरनेट लगा दिया, पानी की फैसिलिटी
सारी चीजें, खेलने की फैसिलिटी वहां पर, लंच वंच डिनर विनर तक का वहां पर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है इस कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर। पर लेकिन वहां पर टीचर अच्छे नहीं है, कोई मतलब रह जाएगा उसका। और ये सारी चीजें नहीं है, कोई तबेले में बैठकर भी पढ़ा रहा है, पर लेकिन टीचर अच्छा है और स्टूडेंट पढ़ने के मूड में है, तो वो भी काम कर सकते हैं। आप लोगों ने आरक्षण मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, वन ऑफ द बेस्ट मूवी लगी यार वो, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो जरूर देखेगा। उसमें ये दिखाया गया कि एजुकेशन जो है वो हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। भले ही आप लोगों को उसको थोड़ा अफोर्डेबल बनाइए, भले ही उसको सस्ता बनाइए, चाहे कैसे भी आप लोग करने हैं, एजुकेशन अगर सोसाइटी तक पहुंच जाएगी तो सोसाइटी अपने आप इंपावर हो जाएगी, उनको कोई गलत तरीके से टैकल नहीं कर पाएगा, उनको गलत तरीके से गुमराह नहीं कर पाएगा। तो एजुकेशन हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, उसके बारे में यहां पर बात की जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इनको बोला जा रहा है इनके द्वारा भी इसको, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो दिक्कत होगी तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा एजुकेशन के ऊपर, तो उसको कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में बात की जा रही है। जिंदगी में देखिए यार, गंदे काम करने से बहुत बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी भी क्या जिंदगी जिसमें आप लोगों की करनी जो है वो आप लोगों के घर वालों को भरनी पड़े, तो वो काफी एक खतरनाक है। अगर कुछ गंदे काम करने भी है तो ऐसे कर लो कि आप लोगों को ही सजा मिल जाए बस उसकी, ये नहीं कि घर वालों तक का सजा मिल रही है। अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नॉर्थ कोरिया में अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पर अगर कोई कुछ गलत काम करता है तो आने वाली 3 पीढ़ी को शायद, मुझे लग रहा है शायद सजा मिलती है। यानी कि अगर मान लीजिए आप लोगों के किसी पूर्वज ने किसी का मर्डर किया होगा तो आने वाली 3 पीढ़ी यानी कि फादर और आगे आप, तो आप तक भी यहां पर एक तरीके से आंच पड़ती है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इंसान जो है कोई भी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचता है, पर हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है नॉर्मली, और ये गलत भी है अगर देखा जाए तो, करनी किसी की और भरनी किसी की, ये सही नहीं है। तो नीरव मोदी की सिस्टर से के बारे में बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट को भी 17 करोड़ के करीब ट्रांसफर किए। तो जो भी है चीजें यार, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो सोचता है ना इंसान की उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमा ले, ठीक है, वो पैसे ना, वो नहीं कि जो ऐसी कमाई जो होती है वो नाली में को निकल जाती है, या तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे वो नहीं पढ़ेंगे, या फिर कोई और दिक्कत देखने को मिल जाएगी। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि अभी यहाँ पर गवर्नमेंट को बेसिकली बोला था कि 15% का डिस्काउंट देना है फी के ऊपर, डिडक्ट कर देना है प्राइवेट सिटी हॉस्पिटल जो स्कूल है उनके अंदर, तो पूरी फीस पे मत कर देना, यहाँ पर अपना डिस्काउंट कट करके यहाँ पर जो भी है आप लोग वहां पर वो फीस पे करना। यहाँ पर अभी फिलहाल क्या चल रहा है देखिए, ये था बेसिकली जो स्कूल थे वो बोले कि फीस पूरी चाहिए, पर लेकिन वो सारा फैसिलिटी थोड़ा ना प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसके चलते जो भी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं यहाँ पर जिस भी स्कूल की फीस के ऊपर, तो वो आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। हमारी कंट्री में किसानों का जो प्रोटेस्ट है लगभग यहाँ पर 7 महीने पूरे हो चुके हैं। रियलिटी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, पर लेकिन ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अपना उस तरीके से रोल प्ले करने के लिए तैयार है, और ना ही जो किसान है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानने के लिए तैयार है। तो यार इतने लंबे समय तक चीजें खींचने का कोई मतलब बनता नहीं है, कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव पाथ दोनों को मिलकर निकालना चाहिए, एक बुद्धा वाला पाथ जिस पर दोनों मिलकर काम कर सके, वरना कई सारी दिक्कत देखने को मिलेगी, कई सारी झड़प हो चुकी है, कई सारी FIR हो चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले रेप का भी केसेस देखने को मिले थे उसके पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। तो ये कुछ ना कुछ गलती चीजें होती हुई नजर आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए कि हाँ कम से कम की चीजों को नॉर्मल किया जाए किस तरीके से, ठीक है। तो ये जरूरी है, वरना दिक्कत आगे देखने को मिलेगी। तो ये अभी काफी लार्ज स्केल पर महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर उनके द्वारा बोला गया कि किसानों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे। तो यहाँ पर सेफगार्ड तो तभी होगा जब सेंटर बात करेगी, सेंटर बात नहीं करेगी तो सेफगार्ड कैसे होगा। तो मिलकर सॉल्यूशन यहाँ पर निकालना चाहिए, और यहाँ पर किसानों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए किस तरीके से जो बातें करनी है ताकि एक मिड पाथ निकल सके, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जा सकती है आगे बात करें तो यहाँ पर डिफेंस सर्विस के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। डिफेंस सर्विस के जो वर्कर हैं उनको स्ट्राइक करने से बार्ड कर दिया गया, एक तरीके से स्ट्राइक नहीं कर सकते। देखिए नॉर्मली आप लोग सोचिए एक पर्टिकुलर एरिया में जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। अगर वहां पर आप जैसे वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है तो उस प्रोटेस्ट को रोकेगा कौन, उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल कौन करेगा, वो पुलिस करेगी। सोचिए कि पुलिस भी प्रोटेस्ट करने लग गई, ठीक है, तो पुलिस स्ट्राइक पे चली गई कि हम लोग काम नहीं करेंगे, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर कम से कम जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको ये हक नहीं मिलना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर उनका ये हक छीन लिया गया है। तो यहाँ पर इसेंशियल डिफेंस जो सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021 है उसके तहत यहाँ पर बोला गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर जो बेसिकली अभी इसको लेकर प्रोटेस्ट भी चल रहा है कि कम से कम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो लोग हैं उनको ये हक देना चाहिए था, पर लेकिन यहाँ पर इसको भी हटा लिया गया है, तो उसके चलते एजिटेशन अभी देखने को मिल रही है। विवेक राम चौधरी ये रिसेंटली अभी न्यू डिप्टी बन गए चीफ फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स, ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में छोटी छोटी मोटी मोटी सी कुछ बातें ऐसी पूछ ली जाती हैं।
ये यहां पर बात करेंगे, इसके बारे में भी एक एडिटोरियल है, मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। बात की जा रही है हमारी कंट्री में जब कोई कंपनी बर्बाद हो जाती है, बैंक का पैसा जो है रिटर्न नहीं आता है, तो नॉर्मली आप लोग देखेगा जब बैंक का पैसा रिटर्न नहीं आता है तो इसको हम लोग एनपीए बोलते हैं। एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि एसेट्स यानी कि जो आप लोगों का धन है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब क्या इसका? आप लोगों ने किसी को पैसा दिया उधार और वो पैसा जो है इंटरेस्ट पे करेगा आप लोगों को, वो इंसान इंटरेस्ट देगा, पता चला इंसान जो है पैसा लेकर ही भाग गया, ठीक है, तो यहां पर इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट आप लोगों का जो मूल है वो भी वापस नहीं आ रहा है, तो ये एनपीए बन जाता है। तो जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो यहां पर अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बोला जा रहा है कि मार्च 2021 तक 7.48% था, अभी यहां पर देखने को मिल रहा है ये सिनेरियो अभी बढ़ गया है, यहां पर अभी जो करंट फिस्कल ईयर के अंदर में 11.2% हो गया है, यानी कि ये जो है बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अभी यहां पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और ये रिपोर्ट का नाम जरूर याद रहे, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अगर आप लोगों से पूछे किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक जो है उसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो इसके द्वारा यहां पर बताया जाता है कि कहां पर क्या क्या दिक्कत चल रही है। तो अगर आप लोग बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यार दूसरे तीसरे दिन में एक मैसेज भी कई बार मेल आता है, कई बार कमेंट में मुझे देखने को मिलता है कि सर ये जो डिस्कशन है ये मेरे एग्जाम के लिए फायदा पहुंचाएगा क्या? मतलब कोई ना कोई ये क्वेश्चन पूछते रहता है। यार अगर आप लोग एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर पूछा जाता है, आप लोग ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर आप लोग ऐसे लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है, एथिक्स आप लोग वहां पर उसके अंदर है, तो किसी भी ऐसे एग्जाम की आप लोग तैयारी करें जिसके अंदर इंटरव्यू है, तो हर एक उस एग्जाम के लिए डिस्कशन आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि ये डिस्कशन एक न्यूज़पेपर का है और न्यूज़पेपर किसी एग्जाम के लिए नहीं बना होता है, वो हर एक एग्जाम के लिए फायदा पहुंचाता है, यानी कि हर एक एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहां पर जितनी भी मैगजीन आप लोगों की तैयार की जाती है, जितने भी आप लोग जो भी आज के दिन में जो क्वेश्चन देखते हैं जो इसके ऊपर बने रहते हैं, वो सारे न्यूज़पेपर में से निकल के आते हैं आप लोग, ठीक है। ये अलग बात है कि अलग अलग न्यूज़पेपर लोग फॉलो करते हैं, पर लेकिन एक न्यूज़पेपर अगर आप लोग प्रॉपर एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर अगर आप लोग फॉलो कर लोगे तो आप लोग की नैया पार लग जाएगी। तो एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर आप लोग पकड़ लीजिए, कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है। पीएमआई के बारे में बात की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। पीएमआई क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यहां पर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो परचेजिंग मैनेजर जो इंडेक्स है यहां पर ये दो चीजों के लिए नॉर्मली यहां पर प्रस्तुत किया जाता है, एक तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है उनके लिए, और दूसरा है सर्विस सेक्टर के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए यहां पर ये देखने को मिलता है, अभी यहां पर 48.1 देखने को मिला। ये नॉर्मली जो इंडेक्स है ये किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, ये इसका जो नंबर है वो 0 से लेके 100 तक जाता है, जैसे अभी 48 आ गया, तो इसका मतलब ये है अगर यहां पर 50 प्लस 50 माइनस, ठीक है, तो अगर 50 है तो इसका मतलब यह है कि कुछ भी चेंज नहीं है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में, यानी कि पहले जैसा ही है। अगर 50 प्लस आ गया तो इसका मतलब यह है कि ये एरिया जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि यहां पर जो सर्विस है वो और अच्छी होती जा रही है। 50 माइनस आ गया तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि चीजें जो है वो खराब होती जा रही है। तो पीएमआई जो है ये यहां पर ये जो मंथ स्टार्ट होता है एवरी मंथ के स्टार्टिंग में रिलीज किया जाता है, तो इनके अभी यहां पर 1 तारीख को रिलीज कर दिया गया और 2 तारीख को मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ये गुड लीडिंग इंडिकेटर होता है, जिससे पता चलता है कि हमारी कंट्री में इकोनॉमी की हालत कैसी चल रही है, ठीक है। तो इससे इंफॉर्मेशन ये पता चलती है जो डिसीजन मेकर होते हैं, जैसे आरबीआई हो गया या फिर कोई भी और गवर्नमेंट एजेंसी है जिनको डिसीजन लेना है कि कैसी अर्थव्यवस्था हमारी रहने वाली है, तो एक मोटा मोटा आइडिया इससे लगा सकते हैं कि ऐसी रहने वाली है, तो उसके बेस पर वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जोकोविच फेडरर जो है यहाँ पर ये अभी ओलंपिक लिस्ट में तैयार है, यहाँ पर ये आने वाले टाइम में, और ओसाका भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि जो ओलंपिक होने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक, जो कि 2020 के ओलंपिक थे, नाम यही है उनका, याद रखिएगा चेंज नहीं हुआ है, 2021 में हो रहे हैं जापान के अंदर में, ठीक है। तो स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो बताइएगा, कल आप लोगों को बताऊंगा, सर्च कीजिएगा जाकर इसके बारे में। अभी हमारी कंट्री में ओलंपिक के लिए एक सॉन्ग तैयार किया गया है, ठीक है। जो सॉन्ग तैयार किया गया ओलंपिक के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, वो सॉन्ग जो है वो किसके द्वारा गाया गया है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो ये इसके बारे में। आइए अब न्यूज़पेपर का एक ओवरव्यू यहां पर ले लेते हैं, कुछ बातें आप लोग यहां पर जानने को मिलेगी। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल कुछ आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, यहां पर देखेंगे एक एक कर। सबसे पहले तो इसको डिटेल में जानेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात की जा रही है। देखिए स्मार्ट सिटी किस तरीके से होनी चाहिए उसके बारे में पता चल रहा है, क्योंकि पहले अगर स्मार्ट सिटी बनाते तो अलग तरीके से बनाते, पर अभी कोविड-19 के बाद में अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा स्मार्ट सिटी के लिए। स्मार्ट सिटी के लिए क्या कोविड-19 ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हर एक चीज के लिए आप लोगों को नजरिया चेंज करना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे।
क्या क्या चीजें इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये नीचे वाला जो आर्टिकल है बेसिकली यहाँ पर ये किस तरीके से बातें कर रहा है, ये नीचे वाला आर्टिकल यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे आप लोगों को लेकर चलना है, तो वही बातें हैं कि एक तरीके से अगर समझा जाए कि किस तरीके से आप लोगों को फोकस देना है, इंडिविजुअल पर फोकस देना है, कंप्लीट कंपनी पर फोकस देना है। तो एक छोटी यूनिट पर फोकस देने की बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों को इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को बतानी है, बढ़ाना है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि वही सब बातें हैं नॉर्मली कि कैसे इकोनॉमी को अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए, तभी तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई बढ़ेगी, वो सब चीजें हैं। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आईबीसी बोलते हैं इसको बेसिकली, जिसको नॉर्मली बोला जाए तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो क्या ये काम कर रहा है ढंग से? 2016 में ये आया था, 2021 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 5 साल पूरे हो गए हैं, तो उसी के चलते ये आर्टिकल डिस्कस किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे आखिर क्या क्या बातें हैं, तो समझेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, दिल्ली के अंदर जो कंडीशन चल रही है उसके बारे में आर्टिकल लिखा गया है, तो समझेंगे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, ये जो साइड वाला आर्टिकल है ये यहाँ पर पुडुचेरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। पुडुचेरी के अंदर अभी नया एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है, तो उसके अंदर क्या क्या रस्साकसी देखने को मिल रही है। आज है फ्राइडे को यहाँ पर ये जो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट कुछ नहीं रहता है, यहाँ पर नॉर्मली डेटा पॉइंट आते हैं, पर यहाँ पर एक तरीके से ये एक जर्नलिस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो बताया गया है। ये वाला जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, किसके बारे में? ये वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड। तो कार्टून इस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो इस कार्टून को इस आर्टिकल के साथ में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि कई बार डिस्कस कर चुका हूं, पर फिर भी थोड़ा जान लेते हैं। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर ये कार्टून, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग इसके बारे में क्या बोलिएगा कि हाँ ये कार्टून ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो इसके बारे में और देखता हूं कौन क्या बताते हैं। वीडियो को पॉज कर आप लोग बताइएगा कि क्या सोच रहे हैं आप लोग इस कार्टून के बारे में। 40 से 50 शब्द आप लोग लिख सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बताता हूं अभी कंडीशन क्या है। हमारी कंट्री में कोविड-19 देखने को मिला। कोविड-19 जैसे हमारी कंट्री में निकल कर आया तो ये एक नेशनल डिजास्टर की कैटेगरी में आ गया। तो यहाँ पर ये बेसिकली ये तो नेशनल डिजास्टर बोला गया, पर लेकिन कई सारे लोग इसको नेशनल डिजास्टर न बोलकर इसको एक तरीके से आप लोग मैनेजमेंट डिजास्टर बोल सकते हैं। क्योंकि अगर जो कंट्री कोविड-19 को मैनेज कर ले गई, जिसकी हेल्थ सिस्टम अच्छा था, ठीक है, जिसने हेल्थ को अच्छे से फोकस देकर चला, जिसका सारा जो ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर सही से था, सही टाइम पर सही डिसीजन लिए गए, वो सारी कंट्री जो है वो अपने आप को बचाकर चली गई। पर लेकिन हमारी कंट्री स्टार्टिंग में तो काफी अच्छे से हम लोगों ने काम को किया, पर लेकिन कई सारी ऐसी चीजें थी जिसके चलते हम लोग डूब गए। तो उनमें से जो डूब गए तो कई सारे लोगों की जान भी चली गई। तो अभी क्या चल रहा है? अभी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये बोला जा रहा है बार बार कि जो भी यहाँ पर वर्कर हैं जो दिक्कत में पड़े पेंडेमिक की वजह से, जो कि कई सारे वर्कर की जान चली गई, कई सारी फैमिली है उनके फैमिली मेंबर की जान चली गई। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो यहां पर इन लोगों का ध्यान रखे जो लोग यहां पर दिक्कत में चल रहे हैं। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है यहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये बोला गया कि यू आर द ऑथोरिटी, तो आप लोग ऑथोरिटी हैं, आप लोग की स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि आप लोग यहां पर फिक्स कंपनसेशन कम से कम यहां पर लोगों को दें। अच्छी बात यहां पर यह कोर्ट के द्वारा जो काम किया गया, पहले बोला गया था कि फिक्स कंपनसेशन 4 लाख आप लोगों को देना है, पर कोर्ट के द्वारा अब यहां पर बोला गया, जब गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया ऐसे कैसे काम चलेगा, 4-4 लाख रुपए देकर तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, इतना पैसा कहां से लाएंगे। तो ठीक है, कोर्ट के द्वारा बोला गया सही है 4-4 लाख नहीं देने, तो उसको तो इन्होंने फोकस नहीं किया, पर हाँ ये बोला कि कुछ ना कुछ तो कॉम्पनसेशन आप लोग यहां पर देना ही देना पड़ेगा। अब वो कॉम्पनसेशन फिक्स कैसे करना है वो आप लोग डिसाइड कीजिए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यानी कि कोर्ट ने ये बोला है कि जो एक्स ग्रीसिया जो आप लोग यहां पर देना है, इनके जो कॉम्पनसेशन आप लोग यहां पर देना है वो आप लोग डिसाइड कीजिए, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप लोग यहां पर किस तरीके से यहां पर लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिनकी कोविड-19 के चलते डेथ हो गई है। देखिए नॉर्मली अगर कोई डिजास्टर आता है, जिससे आप लोग देखते हैं कि कोई साइक्लोन आ गया, कोई अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ गया, कोई फ्लड यानी कि बाढ़ आ गई, अगर कोई ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है तो वो क्या होता है, वो एक इस तरीके का इंसिडेंट रहता है, जो इंसिडेंट रहता है कि जैसे कि साइक्लोन आ गया, ठीक है, आज साइक्लोन आया 1-2 दिन तक रह गया फिर चला गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया तो कुछ सेकंड का ही रहता है, फ्लड आ गई हाँ 4-5 दिन हफ्ते भर में खत्म हो गया काम, ठीक है। पर लेकिन ये जो कोविड-19 चल रहा है पूरा साल भर से ज्यादा खिंच गया है, तो इतना बड़ा डिजास्टर, इतने कंटिन्यू रहने वाला कोई भी आज तक इस दुनिया में डिजास्टर नहीं हुआ है जैसा कोविड-19 का माहौल यहां पर बन गया है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। तो इतने बड़े डिजास्टर में इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, तो उनको सबको पैसा देना पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा ये बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया गया था, पर लेकिन कोर्ट के द्वारा यहां पर काफी अच्छा रोल प्ले किया गया। उनके द्वारा बोला गया कि कुछ ना कुछ आप लोग एक मिनिमम स्टैंडर्ड रिलीफ मटेरियल लेकर आइए, मिनिमम स्टैंडर्ड कोई रिलीफ एक तरीका लेकर आइए जिसके चलते यहां पर लोगों को फायदा पहुंच सके। यानी कि कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि आप लोग फिक्स कंपनसेशन अगर नहीं दे सकते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत सेंटर और अथॉरिटी को यहां पर काम करना है कि मिलकर सेंटर स्टेट के साथ में कि कैसे आप लोग यहां पर लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। पिछली बार अगर बात करें
जब यहाँ पर कई सारे आप लोगों ने देखा होगा वर्कर थे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे, उनको कई सारी दिक्कत झेलनी पड़ी थी यहाँ पर। तो उस टाइम पर भी यहाँ पर बोला गया था, हालांकि ये भी बोला गया था कि आप लोग क्या करना है कि जो वर्कर है तो नेशनल बेसिकली डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, तो एक बोला गया था कि नेशनल डेटाबेस बनाना है आप लोगों को अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए। बहुत पहले बोला गया था, ये लगभग यहाँ पर बोला गया था कि ऐसा कुछ करना है आप लोगों को, 2018 तक गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था ऐसा कुछ करना है। पर लेकिन हुआ क्या, हमारी कंट्री में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर पेंडेमिक आ गया और अभी भी फिलहाल हमारे पास में ऐसा डेटा नहीं है। इवन गवर्नमेंट के द्वारा जब बोला गया गवर्नमेंट को, कितने सारे लोग जो है दूसरे दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहे हैं, कितने सारे लोगों की जान चली गई है, तो गवर्नमेंट ने बोला हमारे पास में डेटा ही नहीं है। अगर आप लोगों के पास में डेटा नहीं है तो डेटा किसके पास में होगा, यानी कि गवर्नमेंट के पास में डेटा होना चाहिए ना। तो यहां पर काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली, रजिस्टर ही नहीं किया गया। अभी यहां पर बोला गया कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को रजिस्टर करना है और लेबर मिनिस्टर को फटकार लगाई गई कोर्ट के द्वारा कि 31 जुलाई तक काम जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। और इंटर स्टेट के अंदर जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं और उसके लिए जो वर्कर हैं जो इधर उधर जाते हैं, उनको कैसे लेकर चलना है, उनका कैसे ध्यान रखना है, वो सारा ढांचा मेरे पास में होना चाहिए। तो एक तरीके से ये नेशनल डिजास्टर जो यहां पर बोला जा रहा है, ये एक तरीके का मैनेजमेंट डिजास्टर है जो कि मैनेज नहीं किया गया चीजों को। अगर प्रॉपर वे में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करती तो सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता था। ये बेसिकली इस आर्टिकल में जो बातें बताई गई हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि यहां पर आप लोगों को पता नहीं था, सारी चीजें वही हैं जो बता रखी थी ऑलरेडी। पर हाँ, फिर भी आप लोगों को एक बार एक एनालिसिस हो गया, एक ओवरव्यू हो गया। तो आप लोगों को अगर कुछ पूछेगा कोई इंटरव्यू के अंदर भी, कुछ आप लोगों को लिखने के लिए आएगा, कुछ चैलेंज या कुछ आइडियाज आप लोगों को देने हैं, तो कुछ बातें आप लोग यहां पर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम जो कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, जिसके तहत यहां पर ये डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसके बारे में एक आइडिया आप लोगों को रखना है। ठीक है, तो आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, बस बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये छोटा सा आर्टिकल इसको बता देता हूं। ये बात कर रहा है पुदुचेरी के बारे में। पुदुचेरी को अगर आप लोग देखिएगा, आज के डेट में हमारी कंट्री में 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी के जो अलग अलग राज्य में फैले हुए हैं। ये यहां पर आंध्र प्रदेश है, इसके अंदर आप लोगों को येनम पुदुचेरी देखने को मिलेगा। ये यहां पर तमिलनाडु है, इसके अंदर पुदुचेरी देखने को मिल गया। यहां पर एक और है जिसका नाम है क्राइकल पुदुचेरी, और यहां पर आप लोगों को मेहे जो कि केरला के अंदर है, ये पुदुचेरी। यानी कि तमिलनाडु के अंदर इसके 2 डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश के अंदर इसका 1 डिस्ट्रिक्ट है और केरला के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट है। तो टोटल मिलाकर 4 डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी के। तो अभी यहां पर पुदुचेरी में इलेक्शन देखने को आप लोगों को मिले थे। तो इसमें जो इलेक्शन हुए टोटल मिलाकर 30 सीट के लिए, तो जिसको भी गवर्नमेंट बनानी है उसको 15+1 यानी कि 16 सीट चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। पर लेकिन मेजोरिटी में कोई भी जीत कर नहीं आया, तो 10 सीट मिली यहां पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को। ये यहां पर 6 सीट मिली यहां पर भारतीय जनता पार्टी को। डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनित्रा जो जिकम है, इसको 6 सीट मिली, इंडिपेंडेंट को 6 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिली। तो इसके चलते अब ये रह गया कि गठबंधन की सरकार बननी है। तो काफी लंबा समय हो गया इलेक्शन हुए, पर लेकिन गठबंधन की सरकार अब बनने जा रही है, जिसमें यहां पर 16 सीट रहेंगी यहां पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। तो ये जो 16 सीट यहां पर रहने वाली है, अब इसको लेकर रस्साकसी चल रही है। दोनों मिलकर अगर गवर्नमेंट बना रहे हैं तो यहां पर कितनी पावर, यहां पर बेसिकली जो प्रेजेंट टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो बेसिकली सेंटर में जो पावर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कितना यहां पर आप लोगों को सीट देनी है, अभी यहां पर उसके चलते रस्साकसी चल रही है। तो राइटर यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे हैं कि ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। इलेक्शन कब के हो चुके हैं ना, कितने लंबा समय हो गया, सारे राज्यों में चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। चाहे आप लोग बात कर लीजिए तमिलनाडु के बारे में, ठीक है, चाहे आप लोग बात कर लीजिए आसाम के बारे में, तो जहां जहां भी इलेक्शन हो रहे थे तो वहां पर सब जगह अपने अपने चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। पर लेकिन यहां पर चीफ मिनिस्टर नहीं बने, इसका मतलब यह है कि जनता को लेके सीरियस ही नहीं है। एक साइड में तो पेंडेमिक चल रहा है, तो पेंडेमिक के चलते तो ये होना चाहिए था फटाफट गवर्नमेंट बनाओ, फटाफट हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह सबको चीजों को स्टैब्लिश करके और जनता के बारे में ध्यान रखिए। तो उसको दूर रखते हुए यहां पर क्या चला है, सीट कैसे बटनी है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि तमिल यहां पर पुदुचेरी के अंदर कोई प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट नहीं है और ये रस्साकसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में जो पॉलिटिशियन है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के क्यों ना हो, वो जनता के लिए नहीं रहते हैं। नॉर्मली बोला जाता है कि जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, पर लेकिन रियलिटी में जनता को बेवकूफ समझती हैं। अगर रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप लोग इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल जो मैंने चीजें देखी आज तक का, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप लोग उठा लीजिए, दूध की धुली नहीं है। हाँ, आप लोग ये देख सकते हैं कि कोई ज्यादा हरकतें करती है, कोई कम करती है, बस ये डिफरेंस आप लोग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए जागरूक रहना है, जो गलत हो रहा है उसको, देश के लिए कुछ गलत नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी तो आती जाती रहेंगे, देश नहीं रहेगा ये। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को सोचना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यही बन जाता है कि जैसे यहाँ पर चुनकर ये गवर्नमेंट आ रही है, अभी कैसे कैसे काम चलेगा, तो वो चीजें देखने वाली है। तो देखते हैं कैसे चीजों को स्टेब्लिश कर पाते हैं।
तो ये कुछ बातें यहाँ पर की गई है जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि पॉलिटिकल आर्टिकल था पर फिर भी आप लोगों को बता दिया ताकि चीजें पता रहें कि हाँ चल क्या रहा है, लेकिन यहाँ पता तो होना चाहिए कम से कम, ठीक है। आगे चलते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों के सामने क्वेश्चन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इसके बाद में आप लोगों को इसका डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा और ये आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। समझते हैं क्या क्या बातें की जा रही है एक एक करके। द पेंडेमिक हैज कम एज ए रिमार्केबल अपॉर्चुनिटी टू इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। यानी कि अभी फिलहाल जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक यहां पर एक तरीके से एक रिमार्केबल अपॉर्चुनिटी दे रहा है हम लोग को, यानी कि एक हम लोग को कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से हम लोग को कहीं ना कहीं एक अवसर दे रहा है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो आप लोग के द्वारा डेवलपमेंट का जो अर्बन यानी कि शहर वाले एरिया को डेवलप करने का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसका नाम स्मार्ट सिटी मिशन रखा, उसको फिर से इवेल्युएट कीजिए। क्योंकि जब आप लोगों ने स्मार्ट सिटी मिशन को स्टार्ट किया तो उस टाइम पर 2015 था, यानी कि अभी हम लोग 2021 में खड़े हुए हैं, 6 साल पहले आप लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पर पेंडेमिक तो था नहीं, आप लोगों ने तो नॉर्मल तरीके की सिचुएशन को समझा और स्मार्ट सिटी का मिशन स्टार्ट कर दिया। पर अभी पेंडेमिक आ गया है तो अभी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या क्या और नई चीजें आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, आप लोग किस तरीके से और नए नए चेंज इसके अंदर कर सकते हैं। पेंडेमिक ने कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आप लोगों को कुछ करने के लिए नया मजबूर कर दिया है, तो वो सारी चीजें भी अब आप लोगों के माइंड में आ जानी चाहिए। यानी कहने का मतलब यहां पर ये हो गया सीधा सीधा कि अब आप लोगों को थोड़ा और सतर्क होकर काम करना पड़ेगा जैसे आप पहले काम कर रहे थे। तो ये बात यहां पर बोली जा रही है। बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि देखिए स्मार्ट सिटी अगर आज के दिन में आप लोग देखिए कहने के लिए तो स्मार्ट थी यहां पर। बेसिकली जब प्रेजेंट टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है बीजेपी, उसके द्वारा अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी यहां पर इसको रखा गया था कि ऐसा ये कुछ करने वाले हैं। तो यहां पर जो इनके द्वारा चूज की गई 100 सिटी कि 100 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना है यहां पर, ये तो इनका जो टारगेट था यहां पर, ये टारगेट था 2019 से लेकर 2023 तक का कि हम लोग को ऐसा कुछ यहां पर करना है, यानी कि एक इस तरीके से 100 सिटी को स्मार्ट सिटी हम लोग को बनाना है। पर लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो 11% ही हम लोग यहां पर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर पाए, बाकी का अभी यहां पर ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो बहुत सारी यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं जिसके चलते एक यूनिफॉर्मिटी निकल कर नहीं आई है, कहीं कुछ इंप्लीमेंट कर दिया तो कहीं कुछ इंप्लीमेंट कर दिया। तो अर्बन रिन्यूएबल प्रोग्राम इसको बोला गया था, स्मार्ट सिटी मिशन को, अर्बन प्लानिंग का, और एक्टिव स्टेटस में चल रहा है आज के दिन में। तो ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसी होती है, जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती है उसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं, यानी कि सेंटर भी पैसा देगा और स्टेट भी पैसा देगा। अगर यहां पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती तो इसका मतलब होगा कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जब स्मार्ट सिटी मिशन हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया तो इसके ऊपर फोकस दिया गया कि स्मार्ट इन्वायरमेंट होना चाहिए, स्मार्ट मोबिलिटी होनी चाहिए, स्मार्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, स्मार्ट गवर्नेंस होनी चाहिए, और लोग तो स्मार्ट होने चाहिए वरना बिना लोगों की स्मार्टनेस के कैसे काम चलेगा, और स्मार्ट लिविंग होनी चाहिए। तो इसके चलते स्मार्ट मिशन यहां पर निकल कर आया। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात की गई, इंटरनेट ऑफ सर्विस के बारे में बात की गई, इंटरनेट ऑफ पीपल के बारे में बात की गई, और इंटरनेट ऑफ डेटा के बारे में बात की गई। यानी कि सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंटरनेट के साथ में कनेक्ट होनी चाहिए, तभी आप लोग चीजों को स्मार्ट बोल पाएंगे। तो क्या क्या चीजें यहां पर निकल कर आई स्मार्ट लिविंग के अंदर, एक तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वहां पर कचरा भरा पड़ा है देश के अंदर, ठीक है, ऐसा ना हो कि वहां पर बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बन गए, ठीक है, ऐसा ना हो कि वहां पर प्लास्टिक प्रॉपर वे में मैनेज नहीं की जा रही है। तो ये हरकतें वहां पर नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा ये गाजीपुर का है, दिल्ली का एरिया, जहां पर आप लोग यहां पर ये कचरे के पर्वत आप लोगों को नजर आ जाएंगे बड़ी आसानी से। और ये वाला जो नजारा है ये तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई दिखाने की जरूरत है, ये तो आप लोग कहीं पर भी जाकर देख सकते हैं, ये तो आप लोग को हर जगह देखने को मिल जाएगा ये वाला नजारा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जो स्मार्ट सिटी बोला गया उसके अंदर वाटर सप्लाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, हाउसिंग होनी चाहिए प्रॉपर वे की, सिटीजन सेफ्टी के बारे में बात की जाए, और पब्लिक ओपन स्पेस होना चाहिए वहां पर, जैसे कि पार्क वगैरह हो गए। तो स्मार्ट लिविंग वहां पर होनी चाहिए अगर स्मार्ट सिटी के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोलेगी, स्मार्ट लिविंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर पब्लिक सेफ्टी के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो उसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं स्मार्ट पुलिस भी होनी चाहिए। मुझे याद है मैं एक डिस्कशन सुन रहा था तो उसमें यहां पर किरण बेदी जी के द्वारा बोला गया कि उस टाइम पर वो इंटरव्यू दे रही थी वहां पर कि स्मार्ट सिटी तो हम लोग बोल देते हैं लेकिन स्मार्ट पुलिसिंग की बात नहीं करते हैं, पुलिस को भी उसी तरीके से हम लोग को तैयार करना पड़ेगा। स्मार्ट ये लिविंग हो गई। स्मार्ट पीपल के बारे में बात करें तो यहां पर एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल और कल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए प्रॉपर वे में। तो एक इंसान अगर स्मार्ट बनेगा तो वो हेल्थ और एजुकेशन से बन सकता है, तभी स्मार्ट सिटी का वो पार्ट बनेगा। तो ये जरूरी है। स्मार्ट मोबिलिटी के बारे में बात करें, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जैसे कि गाड़ी यूज कर रहे हैं या फिर आप लोग
मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं, मेट्रो यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में ट्रैफिक कैसा है यहाँ पर, क्या क्या चलने लायक जगह है, बराबर में भी पता चला लोगों के चलने लायक जगह ही नहीं है। यानी कि ऐसा होना चाहिए यहाँ पर प्रॉपर वे में, जहां पर अंडरपास की जरूरत पड़े वहां अंडरपास होना चाहिए, जहां पर फ्लाईओवर की जरूरत पड़े वहां पर फ्लाईओवर चाहिए। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम होना चाहिए और साथ ही साथ में लोगों के चलने लायक भी जगह होनी चाहिए। यानी कि साइड में मान लीजिए यहाँ पर ये सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, तो साइड में आप लोगों के लिए रोड होना चाहिए जहां पर आप लोग साइकिल वाले लोग भी जा सकें, पैदल वाले लोग भी चल सकें, तो उनके लिए भी प्रॉपर रास्ता होना चाहिए। ये होता है स्मार्ट अर्बन प्लानिंग। तो इनके ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना चाहिए, तभी चीजें जो हैं वो ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। पर ये भी चीजें कई बार देखने को नहीं मिलती है। स्मार्ट इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, पर यहां पर आप लोग बात कर लीजिए किसी भी स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर लीजिए, वो पोल्यूशन का शिकार मिलेगी। तो पोल्यूशन, ग्रीन बिल्डिंग के बारे में बात करें तो एनर्जी, अगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो सोलर पैनल आप लोग यूज करो, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करो, तो वो काफी ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होना चाहिए, वहां पर इंप्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये कि इंप्लॉयमेंट अगर मिले, लोगों को जॉब मिले, वही स्मार्ट इकोनॉमी है। यानी कि डिमांड है मार्केट के अंदर और तभी सप्लाई हो रही है। अगर मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं होगी, तो कैसे काम चलेगा, कैसे आप लोग उसको स्मार्ट बोल सकते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। स्मार्ट गवर्नेंस के बारे में बात करें तो आईटी से कनेक्टेड चीजें होनी चाहिए, ऑनलाइन सिटीजन सर्विस प्रोवाइड करें तो सारी चीजें उसके घर ही पहुंच जाए। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्मार्ट सॉल्यूशन, जो भी बेसिक जो एम्यूनिटीज है उनका, क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये स्मार्ट सिटी के कंपोनेंट आप लोग बोल सकते हो। तो स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, अगर ये पॉइंट आप लोग कवर कर लोगे तो जो राइटर है वो आप लोगों के सामने नतमस्तक हो जाएगा। राइटर नहीं, सॉरी, जो एग्जामिनर है नतमस्तक हो जाएगा, बोलेगा जहां पना तुसी ग्रेट हो, नंबर कबूल करो। ठीक है तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर राइटर यहां पर क्या बोल रहे हैं, वो कुछ बातें ऐसी बता रहे हैं कि अभी फिलहाल कोविड-19 के चलते आप लोगों को नई नई चीजें यहां पर ऐड करनी पड़ेगी। आप लोगों को फिर से चेंज करना पड़ेगा कि हेल्थ को किस लेवल पर आप लोग लेकर चल सकते हैं। तो जो स्मार्ट हेल्थ को अगर बोला जाए यहां पर, तो उसको बहुत ज्यादा फोकस आप लोगों को देना पड़ेगा। यानी कि स्मार्ट जो हेल्थ है, हेल्थ को जो आप लोगों ने कंपोनेंट बना दिया स्मार्ट लोगों के अंदर, उसको पूरा एक सेक्टर बनाना पड़ेगा आप लोगों को, तभी जाकर ढांचे को आप लोग कंप्लीट कर पाओगे। एक नया पॉइंट ऐड करना पड़ेगा हेल्थ को, तभी आप लोग चीजों को टैकल कर पाओगे। हेल्थ अगर ऐड नहीं करोगे तो काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। और जब बात करते हैं हम लोग हेल्थ के बारे में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल थर्ड है वो भी यहां पर हेल्थ के बारे में बात करता है। तो हेल्थ को आप लोगों को अच्छे से लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप लोग चीजों को स्मार्ट कर पाओगे। तो हेल्थ के ऊपर काफी ह्यूज फोकस देने की बात इनके द्वारा की गई है, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल सको। ठीक है, इसी के साथ में अब हेल्थ सेक्टर में, जैसे कि पहले नहीं होता था, पर अब हॉस्पिटल में आप लोगों को सिलेंडर प्लांट लगाने पड़ेंगे छोटे छोटे, ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी न पड़े, जैसे अभी यहां पर दिक्कत देखने को मिल गई। तो ये ही तो है यार, जैसे आप लोग टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे ना, आप लोग को पता चल जाएगा आप लोग कहां कहां पर गलतियां कर रहे हैं। तो वही तो गलतियां, कमियां, खामियां आप लोग को सुधारनी है और आगे बढ़ना है। यही तरीका होता है अपना सिलेक्शन लेने का। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। सबसे पहले पुराने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद में फिर चीजों को आगे लेकर आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बातें। आइए अब बात करते हैं एक काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल के बारे में। अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा बोला गया दिल्ली के मालिक हम हैं। यहां पर अमित शाह साहब बोल रहे हैं चल झुट्टा। मतलब क्या इसका मतलब यहां पर ये कि जब जब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, आज की डेट में बात करिए अगर यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर और जो स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है उनके बीच में रस्साकसी रहती है, जब यहां पर यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करते हैं तो वहां पर यूनियन टेरिटरी में आप लोगों को एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलते हैं। तो वहां पर वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, तो वहां पर कई बार दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। अभी उसी मुद्दे के बारे में यहां पर बात की जा रही है, समझ लेते हैं क्या क्या बात की जा रही है। एक वर्ड यूज किया गया जिसको बोलते हैं लैम डक। तो अगर लैम डक के बारे में आप लोगों से पूछे इसका क्या मतलब होता है, इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है। ए पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कोई प्लान जो कि एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं है या फिर उसको हेल्प की जरूरत है, यानी कि वो जिसके लिए बनाया गया, जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, वो काम नहीं कर रहा है। यानी कि जो जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं, जिनको आप लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधायक बोलते हैं, जो कि दिल्ली के अंदर है, यहां पर वो ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जो भी विधायक हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल देखने को मिल रहा है एलजी के थ्रू। तो अभी यहां पर जीएनसीटीडी अमेंडमेंट जो यहां पर एक्ट लाया गया, उसके चलते ये बोला जा रहा है कि फ्री स्पीच भी जो यहां पर छीन ली गई है, और कहीं ना कहीं जो असेंबली के अंदर या फिर कमेटी के अंदर जो बातें कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, वो भी अब यहां पर चीजें इंप्लीमेंट होती नहीं नजर आएगी। आखिर है क्या, पहले समझ लेते हैं। पहले एक्ट का नाम सुनिए, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यह है जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसके चलते बात यह की जा रही है कि अगर एक्सटेंसिवली आप लोग क्रिटिसाइज की बात करें, यहां पर
बेसिकली अगर देखिए आप लोग यहां पर आज के दिन में एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है कि जो एक तरीके से जो क्लॉक है वो बैक हो चुकी है, रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेसी जो अपना काम नहीं कर पा रहे ढंग से। रीजन क्या है? रीजन यहां पर ये काफी ज्यादा जो इसका क्रिटिसिज्म निकल के आ रहा है कि रिड्यूस कर दी गई है ऑटोनॉमी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट की, वो ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं जो दिल्ली के अंदर एमएलए हैं। इसी के साथ में यहां पर कई सारी क्रूशियल पावर जो है यहां पर अनइलेक्टेड गवर्नर के हाथ में दे दी गई है जो कि यूनियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस तरीके से यहां पर नहीं होना चाहिए था। वैसे बोला जा रहा है कि यूनियन टेरिटरी है, यूनियन की टेरिटरी है, तो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में पावर होनी चाहिए, पर लेकिन दूसरी साइड में यहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके हाथ में भी कुछ पावर होनी चाहिए। तो लार्जली अगर देखा जाए दोनों के बीच में जो झड़प का रीजन है वो यही है यहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कि पावर जिसके पास में होनी चाहिए उसके पास में नहीं है, जिसके पास में नहीं होनी चाहिए उसके पास में पावर है। तो जीएनसीटी एक्ट हमारी कंट्री में जब लाया गया 1992 में, उस टाइम पर यह बोला गया था कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लाई जाएगी जो यूनियन टेरिटरी कैपिटल जो दिल्ली है यहां पर। तो यहां पर ना तो ये स्टेट है और ना ही ये कंप्लीटली सेंटर के अंडर है, क्योंकि खुद का इलेक्शन होता है और खुद का चीफ मिनिस्टर यहां पर बनता है नॉर्मली अगर आप लोग देखिए। तो इसके चलते कुछ तो यहां पर इसके पास में ऑटोनॉमी होनी चाहिए, पर लेकिन अब यहां पर फिलहाल जो ये एक्ट नया आया है उसने जो यहां पर ये स्टेट तो है ही नहीं है और सेंट्रली गवर्न किया जाता है, तो थोड़ी बहुत जो फंक्शनल ऑटोनॉमी थी वो भी यहां पर छीन ली गई है। तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है यहां पर ये वो आज की डेट में बिना पावर के वहां पर बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर में, ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए अभी यहां पर यह बोला गया है कि जो डे बाय डे का एडमिनिस्ट्रेशन होता है कैपिटल के अंदर, उसके अंदर भी अगर कोई इशू आ रहा है उसके अंदर आप लोगों को डिसीजन लेना है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछकर आप लोगों को डिसीजन लेने पड़ेंगे। यानी कि यहां पर बात की जा रही है कि तो अपने आप या फिर कमिटी के अंदर भी अगर आप लोगों को बात करनी है तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहां पर वो बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिसाब से चलेगा। अपना एक्सरसाइज नहीं कर सकते, फ्री स्पीच भी है ढंग से असेंबली के अंदर या फिर कमिटी के अंदर जो डे बाय डे का अगर यहां पर डिस्कशन करे उसके बारे में। तो इलेक्टेड असेंबली जो है उनको प्रोहिबिट किया जा रहा है डिस्कशन करने से मैटर डे बाय डे के। तो फिर मतलब ही क्या रह गया इनका इलेक्ट होने का? जिस एरिया से चुनकर आ रहे हैं वहां की जनता पूछेगी कि भाई साहब आपको भेजा था वहां पर, हमारे मुद्दे कहां हैं, उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे हो तुम तो ये कैसे जवाब वहां पर दे पाएंगे? तो उसके बारे में बात की जा रही है। इसी के बारे में बात करें अगर लेजिस्लेटिव जो प्रिविलेज है उसको अगर आप लोग देकर चले तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि एक तरीके से यहां पर जो डिस्कशन होना चाहिए गवर्नेंस के बारे में तो उसका फिर क्या मतलब रह गया यहां पर? एक तरीके से क्या मतलब रह गया उनका लेजिस्लेटिव होने का जब उनको डिस्कशन ही नहीं करने दिया जाता है? उनका क्या प्रिविलेज रह गया? क्या वो है उनके पास में कोई पावर अगर उनको काम नहीं दिया जा रहा है? तो अगर अरविंद केजरीवाल साहब बोले कि दिल्ली के मालिक हम हैं तो यहां पर अमित शाह जी बोल रहे हैं चल झुट्टा, दिल्ली के मालिक हम हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसी के बारे में बताया गया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में पावर होनी चाहिए नॉर्मली, पर लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके चलते ये रस्साकसी भी सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली देखिए यूनियन टेरिटरी में आप लोगों को ये नॉर्मली चीज देखने को मिल ही जाती है। आगे जो बात की जा रही है यहां पर आप लोग इसका जो क्वेश्चन की तरीके से भी ले सकते हैं अगर चाहे तो। यहां पर व्हाट लाइज अहेड ऑफ द आईबीसी एंड स्टेट जो एसिड्स रिजोल्यूशन है उसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि जो स्ट्रेस यानी कि एक तरीके जो स्ट्रेस में पड़ी हुई है उसके एसिड्स यानी कि जो बेसिकली एक एसिड्स यानी कि एक तरीके जो धन है आप लोगों का जो जिसके ऊपर आप लोगों का हक है उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या क्या चीजें इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आखिर ये न्यूज में किस लिए बोला यह गया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो 2016 में लाया गया था। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म बोला गया इकोनॉमी हिस्ट्री में, जब यहां पर किस तरीके से जो इंसॉल्वेंसी हो रही है और बैंक्रप्सी हो रही है यानी कि दिवालियापन निकल के आ रहा है ना, बैंकरप्ट चीजें हो जा रही है, दिवालिया हो रहा है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है। पहले होता क्या था, एक ट्रेंड चला हमारी कंट्री में, ये ट्रेंड काफी इंटरेस्टिंग रहा वैसे देखा जाए तो। बैंक से बहुत सारा पैसा लिया कंपनी के द्वारा, जो भी कोई कंपनी है मान लीजिए टी नाम की कोई कंपनी है, बैंक से पैसा लाया दुनिया भर का और फिर अपने आप को बोल दिया कि मैं दिवालिया हो गई, यानी कि कंपनी बोल रही है कि मैं बर्बाद हो गई, हमारा एक तरीके से होने के कि कंज्यूमर निकल गया। तो यहां पर जो बैंक का पैसा था दिवालिया घोषित कर दिया, हमारे पास से पैसा नहीं है, तुम्हारा पैसा कहां से देंगे, पता चला यहां से 50 करोड़ रुपए ले रखे हैं। अब अगर बैंक क्या करता है, बैंक तो यार हम लोगों से पैसे लेता है, अब हम लोगों का पैसा इधर देता है। अगर बैंक के पास में इस तरीके से दिवालिया निकल कर कंपनी आएगी तो ये एक तरीके से जनता का पैसा है, बैंक पैसा थोड़ी ना बनाता है, बैंक थोड़ी ना पैसा बनाने की मशीन लिए बैठा है, वहां पर पैसा छापता रहेगा, लेते रहो जितना लेना है। तो ये कंडीशन ये बन जाती है फिर, तो जो बैंकिंग ढांचा है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। और बैंकिंग ढांचा रीढ़ की हड्डी होता है किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर, जहां आप लोग पैसा रखते हैं, आप लोग का पैसा इस तरीके से जाता है, तो उसको इंप्रूव करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो उसी के चलते कोई कंपनी का अगर दिवालियापन निकल रहा है तो उसको चेक करना कि कैसे दिवालिया हो रहा है वो और कैसे उसको रोका जा सकता है। तो यहां पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया 2016 में, जो कि एक बेहतरीन एक लॉ बोल सकते हैं, सेंट्रल जो प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा ये लॉ लाया गया।
तो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है इसके द्वारा बहुत सारे जो मैटर हैं उनको भी यहाँ पर सोल्व किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो इंसॉल्वेंट कंपनी थी उसका भी सॉल्यूशन निकाला गया। कई सारी लोन की प्रॉब्लम यहाँ पर चली थी, बैड लोन हो गए थे, जैसे मैंने बोला एनपीए हो गया था, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के द्वारा भी कंट्रोल किया गया, जिसकी वजह से हमारा बैंकिंग सिस्टम खतरे में आ रहा था, तो वो भी सुधरा। तो आईबीसी जो है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है वो काफी हद तक यहाँ पर जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट को प्रिवेंट कर पाया एक तरीके से डिफॉल्ट होने से, क्योंकि यहाँ पर अगर वो डिफॉल्ट हो जाते तो लोन बर्बाद हो जाता, तो उसको भी यहाँ पर रोक पाया। टाइम टू टाइम उसको चेक किया गया कि हाँ कैसे आप लोग करके क्या क्या काम चल रहा हो, जैसे नहीं कि माँ बाप जो है बच्चों को देखते रहे कि क्या क्या हरकतें कर रहा है टाइम टू टाइम, तो वो वाली चीजें यहाँ पर देखने को मिली। जो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें आईबीसी के इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में, तो क्यों लाया गया? सबसे पहले तो बोला गया कि कंसोलिडेट करना है और अमेंड करना है जो एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी लॉ है उनको, यानी कि सबको एक जगह इकट्ठा करके लेकर आना है। जैसे द हिंदू डिस्कशन आप लोग सुन रहे हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, आप लोग करंट अफेयर भी देखने को मिलता है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है। अगर कई सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, तो आंसर राइटिंग में आप लोग उनको यूज कर सकते हैं, एस्से राइटिंग में आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में इंटरव्यू में कहीं जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछे तो वहां पर आप लोग आंसर दे सकते हैं। अपने यार दोस्तों के बीच में बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां पर आप लोग पॉइंट रख सकते हैं, एक प्रोडक्टिव डिस्कशन आप लोग वहां पर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि न्यूज़पेपर को पढ़ना, न्यूज़पेपर को सुनना, न्यूज़पेपर के बारे में जानना एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है एक पर्सनैलिटी का। तो अगर न्यूज़पेपर आप लोग रेगुलर सुन रहे हो कंटिन्यूअसली बिना रुके, तो ये काफी ज्यादा डेवलपमेंट आप लोग के अंदर आएगा। तो इसी तरीके से आईबीसी जो है वो यहाँ पर एक काफी बड़ा डेवलपमेंट लेकर आया, सारे लोग एक जगह इकट्ठे आ गए, तो सारे जो भी यहाँ पर सारे जो लॉ थे उनके हिसाब से फिर काम होने लगा। इसी के साथ में सिंप्लीफाई कर दिया कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग अगर कोई इसके चक्कर में पड़ रहे हैं तो कैसे उसको टैकल करना है। प्रोटेक्ट किया गया जो क्रेडिटर है, जो बैंक है, उनका पैसा कहां पर जा रहा है। रिवाइव किया जा रहा है इकोनॉमी को टाइम बाउंड मैनर में, अगर यहां पर ये बर्बाद हो जाते तो इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता था। प्रमोट करना एंटरप्रेन्योरशिप, कोई बिजनेस करने आ रहा है तो उसको कैसे अच्छे से किया जा सकता है। रिलीफ मिला क्रेडिटर को, इसी के साथ में इंक्रीज बड़ी क्रेडिट सप्लाई। आप मान लीजिए आप लोग से मैं पैसा उधार लेता हूं, यार मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, मुझे कोई काम स्टार्ट करना है, तो आप लोगों ने पैसा दे दिया, मैंने आप लोगों का पैसा टाइम पर जो डिफाइन किया था उस पर रिटर्न कर दिया, तो आप लोग बोलेंगे हाँ सही आदमी है यार, इसको पैसा दिया जा सकता है। पता चला पैसा दिया मैंने आप लोगों ने मुझे, और मैंने आप लोगों का फोन नंबर फोन उठाना बंद कर दिया, ठीक है। तो मतलब क्या रह गया? इसका मतलब ये रह गया कि एक तरीके से कि मतलब कि ये विश्वास करने लायक इंसान नहीं है, तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो क्या मतलब हो गया यहाँ पर? मतलब ये हो गया कि अगर आप लोगों को लगेगा कि विश्वास है मेरे ऊपर, तो आप लोग आगे भी पैसा दोगे, क्योंकि आप लोगों को रिटर्न में क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों की भी कमाई हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब बैंक के पास में जाएंगे, अगर बैंक यहाँ पर सप्लाई दे रहा है पैसों की और उसको लग रहा है कि यहाँ पर पैसा वापस आ जाएगा, तो अच्छी खासी मनी में सब मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है टाइमली रिकवरी यहां पर देखने को मिलती है, जो बैंक का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी इंडिविजुअल की सारा टाइमली रिकवरी हो जाती है। और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड भी सेटअप किया गया ताकि चीजों को देखा जा सके, और मैक्सिमम वैल्यू एसेट्स की कॉर्पोरेट पर्सन को यहां पर मिली, जो इन्वेस्टमेंट करा उसको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटा तौर पर बोलो तो आम के आम और गुठलियों के दाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। चारों तरीके से सबको फायदा हो रहा है, बैंक को पैसा देने वाले को भी, पैसा लेने वाले को भी, और हम लोग को भी, क्योंकि मार्केट में अच्छी चीजें मिल रही हैं सही तरीके से, तो सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो लास्ट 5 ईयर में अगर ओवरऑल आप लोग देखो तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही यहां पर। जो सेक्शन 29A है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का, इंट्रोड्यूस किया गया बाद में गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो कई सारी प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जा सके। देखिए अगर यहां से मैटर सोल्व नहीं होता, आप लोग क्या करते हैं, यहां पर सीधे आप लोग जाते हैं एनसीएलटी के पास में, नेशनल कंपनी जो लॉ ट्रिब्यूनल है उसके पास में। नेशनल कंपनी जो लॉ ट्रिब्यूनल है वो मैटर को देखता है, अगर यहां से आप लोग खुश नहीं है तो सीधे आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके ऊपर दिक्कत क्या है इसके सामने सबसे बड़ी, कि पुराने जो केसेस पड़े हुए हैं, जैसे आप लोगों ने ना न्यूज़पेपर डिस्कशन आप लोगों ने सुना नहीं है, पुराना करंट अफेयर कवर किया नहीं है, लंबा एक पुल बन गया उसका, ठीक है, अब एक बंडल बन गया, अब यार सारा करंट अफेयर कवर करना है, कैसे कवर करेंगे? तो ये आप लोगों की गलती है, आप लोग उसको कवर नहीं कर रहे हैं। अगर अब तक कवर नहीं किया, कम से कम आज का कंटिन्यू कर दीजिए और आगे का पीछे से कवर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कम से कम आज का नहीं छूटना चाहिए, वरना आज का भी कल वाले चीज में ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी। इसी के साथ में एक और दिक्कत यहां पर क्या थी, पहले तो यहां पर ये बोल गया कि अपॉइंटमेंट जो की जाती थी एनसीएलटी के अंदर, वहां पर उसके बेंच के अंदर काफी सारे लोगों की कमी थी, काफी सारी वैकेंसी थी, यानी कि लोग ही नहीं है काम करने वाले, तो काम कैसे चलेगा, कोर्ट में जज ही नहीं है तो कैसे डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ में दूसरा पुराने केसेस थे उनको सोल्व करने की बात आ गई, तो बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन निकालने पड़े यहां पर, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर एनसीएलटी जो है यहां पर फियर भी कई बार यहां पर सेक्शन, यहां पर कंपनी के डर रहता था सेक्शन 49A के तहत कि यहां पर क्या किया जा सकता है, तुम्हारी कंपनी जा सकती है, बिल्कुल कई सारी चीजें जब्त की जा सकती हैं। तो इसके चलते डर भी एक रहता है ना कि एक तरीके से इंसान जो है कोविड-19 से नहीं डर रहा आज के दिन में, सड़क पर मास्क लगाकर चलता है, हेलमेट लगाकर चलता है, उसको ज्यादा क्या रहता है, पुलिस का डर रहता है कि पुलिस चालान ना काट ले, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो गलत है, एक तरीके से अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान न देकर गलत चीजों के ऊपर गलत फोकस है। तो ऐसी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। इससे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है, इसका आंसर है आप लोगों के सामने क्या है, सी, ठीक है।
तो कनाडा और ग्रीनलैंड के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये है लेब्राडोर, ठीक है। तो ये ग्रीनलैंड हो गया और ये कनाडा हो गया, तो लेब्राडोर सी आप लोग यहाँ पर एग्जैक्टली देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है आंसर इसका सी हो गया, ठीक है। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले तो यही है कि आप लोग यार ध्यान रखिए, चीजों को अच्छे से लेकर चलिए। हम लोगों ने जाना कितने स्कूल हमारी कंट्री में कैसे कैसे हैं, क्या क्या चीजें हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने देखा यहाँ पर हमारी कंट्री की जो दवाइयां हैं उनको अप्रूवल यहाँ पर दिया जा रहा है उनके लोगों को जिन्होंने दवाइयां ली हैं। आगे यहाँ पर चाइना और WHO के बारे में कुछ समझा। गली के कुत्तों को भी यहाँ पर बात करें तो प्रोटेक्ट करना जरूरी है यहाँ पर, तो उनका फूड और वाटर उनका राइट है, ये बोला गया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के बारे में हम लोगों ने बात की। एजुकेशन के बारे में समझी, नीरव मोदी और स्कूल की फीस के बारे में कुछ बातें की। जो फार्मर के प्रोटेस्ट के बारे में बात की, ठीक है। इसी के साथ में स्ट्राइक वगैरह ये सब चीज़ें जो है उनको कैसे लेकर चलना है वो समझा, और एक पर्सन स्पेसिफिक न्यूज़ समझी। GNPA के बारे में जाना कुछ हम लोगों ने, और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर PMI के बारे में कुछ डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानी। न्यूज़पेपर का ओवरव्यू दिया, कार्टून के बारे में डिटेल में समझा हम लोगों ने। पुदुचेरी के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानी। क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, और डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर ये बेसिकली स्मार्ट सिटी के बारे में समझा। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, जो भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं सारी माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली IBC के बारे में बात की, डिटेल में समझा इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं अच्छे से। दिल्ली असेंबली के बारे में बात करा, लैम डक क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना काफी अच्छे से। तो चल झुट्टे वाली बात नहीं है, सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करी हम लोगों ने, और यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो कैसा रहा यार ये डिस्कशन, जरूर बताइएगा। क्या मार्क्स आप लोग इसको देना चाहेंगे 10 में से, क्या फीडबैक आप लोगों का है। अगर मार्क्स काटोगे तो कहां पर काटोगे, उसको कैसे इंप्रूव किया सकता है उसके बारे में भी सजेशन दे सकते हैं। PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और अगर लेक्चर अच्छा लगता है, कुछ सीखने को आप लोगों को यहां पर मिला, तो ये चीजें दूसरों को भी आप लोग बेसिकली पढ़ा सकते हैं। जो भी आप लोगों ने यहां से पढ़ा, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। अगर पढ़ाने का टाइम नहीं है तो लेक्चर शेयर कर सकते हैं, ये एक तरीके से काफी सपोर्ट मिलेगा। तो ये चीजें भी आप लोग लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अच्छी चीजें बांटने से यार खुशियां बांटने से बढ़ती है। अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाओगे तो वो कभी भी आप लोग ये नहीं बोलेगा गलत चीज बता दी, हमेशा बोलेगा थैंक्स यार ये चीज बताने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया द सीक्रेट मूवी मुझे जिसने बताई थी, तो मुझे आज भी याद है उस पर्सन ने, मुझे काफी अच्छा लगा था वो मूवी जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी। तो द सीक्रेट जरूर देखेगा। तो आसपास सफर है, पानी और पेड़ पौधों से कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।